नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। 10 साल बेमिसाल पूरे करने वाली मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला पूर्ण बजट आने वाला है। यह बजट एनडीए की सहयोगी दलों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तो देश की जनता की मंशा को पूरा करने वाला। पीएम मोदी बजट सत्र की शुरुआत में ये संकेत और संदेश दोनों दे चुके हैं। तो देश की 140 करोड़ जनता की उम्मीदों के बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस अब सबको इंतजार है तो आम बजट के पिटारे के खुलने का। मोदी सरकार की तीसरी पारी का यह पहला पूर्ण बजट है जो आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। भाजपा नेताओं को भरोसा है आम से लेकर खास तक सबको राहत देने वाला होगा 3.30। सरकार का यह पहला पूर्ण बजट 31 जनवरी शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो शनिवार को आने वाले इस आम बजट में क्या हो सकता है खास, किस पर रहेगा सरकार का फोकस, 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेने वाली केंद्र की मोदी सरकार के मन में देश की आम जनता से लेकर खास लोगों के लिए क्या विजन है या फिर क्या है मोदी मैजिक प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। देश की जनता की उम्मीदों का बजट, विकसित भारत के सपनों का बजट, मोदी 3.0 बजट में क्या होगा खास? क्या सरकार जीत पाएगी जनता का विश्वास? 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन देश का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जिसमें जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% का अनुमान जताया गया। तो वहीं इस साल 10.62 लाख करोड़ जीएसटी मिलने का भी अनुमान लगाया गया। बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना इस बात की बानगी होता है कि इस बार का बजट कैसा होगा। देशवासियों को जरूर उम्मीद है कि पीएम मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला पूर्ण बजट 2025-26 गांव, गरीब, किसान, महिला कल्याण और देश को ताकत देने वाला आएगा। बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात के संकेत दिए तो 2047 का विजन भी रखा। मोदी का ये संदेश, संकेत और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताने जताने के लिए काफी है कि देश की जनता ने जो भरोसा पीएम मोदी पर जताया उसके अनुरूप ही उनकी सरकार का ये आम बजट होगा। पहले आपको सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है
ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। हमेशा गांव, गरीब, किसान, महिला, आदिवासी और मध्यम वर्ग को फोकस कर आगे बढ़ने वाली केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूर कोशिश करेगी। और इस डिजिटल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैब से क्या क्या निकल सकता है, यहाँ आपको बताते हैं। काउंटडाउन शुरू, आने वाला है देश का आम बजट। बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की खूबियां, डिजिटल इंडिया से लेकर आधुनिक भारत का विजन। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का होगा बजट। गरीब, युवा, महिला, किसान पर होगा फोकस। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सकती है सरकार। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी मिल सकती है रियायत। सोना और चांदी के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। 10 लाख सालाना इनकम टैक्स हो सकता है फ्री। पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ सकती है। आयुष्मान भारत योजना का बढ़ सकता है दायरा। ग्रामीण युवाओं के लिए आ सकता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। लाई जा सकती है एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति। मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई जा सकती हैं सीटें। सस्ते घर खरीदने बढ़ सकती है प्राइस लिमिट। देश में नदी जोड़ों पर योजना पर दिखेगा फोकस। कुल मिलाकर जहां सरकार बजट लाने जा रही है तो विपक्ष और इंडी गठबंधन इस दौरान कई मुद्दों पर हंगामा भी करता दिखाई देगा। इसकी बानगी सर्वदलीय बैठक के बाद सत्र के शुरुआत में ही देखने को मिल गई और बीते 2 सत्र भी इसके गवाह हैं। अब देखना है कि सरकार का आम बजट देश की जनता की मंशा के अनुरूप आएगा या फिर विपक्ष को तंज कसने का मौका देने वाला होगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो बस अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले वित्त राज्य मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको वो सुनवाते हैं। अभी 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। सर, बजट को लेकर आप लोगों की काफी लंबी मीटिंग्स वगैरह भी हुई है, बहुत सारी तैयारी है। क्या आम जनता के लिए क्या कुछ नया होने वाला है? क्या ध्यान रखिए, 12 बजे तक सब खबर आपको मिल जाएगी। तो बस कुछ ही देर में बजट आने वाला है। आम से लेकर खास सभी को बहुत उम्मीद है इस बजट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना का ये बजट होगा। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत स्वागत है। वही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अर्थशास्त्री गोकुल पटवा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जब बात बजट की हो रही है तो सबसे पहले बात बनती है कि अर्थशास्त्री से ही जान लिया जाए कि आखिर कैसा बजट होगा। और बजट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत का बजट होगा, तो गोकुल पटवा जी का रुख करते हैं। गोकुल जी, लगातार महंगाई की बात विपक्ष उठाती आई है और महंगाई है भी, ये सबको देखने को मिलता है, लेकिन महंगाई से राहत किस प्रकार से मिलेगी? कैसा बजट होना चाहिए कि महंगाई से लोगों को राहत मिल पाए? देखिए, महंगाई एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति के लिए महंगा लगता है, दूसरे व्यक्ति के लिए सस्ता लगता है। अगर हम गेहूं खरीदने जाते हैं या किसान से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमें लगता है कि दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। पर उसी किसान से पूछिए जो बेचता है, उसको लगता है कि मेरी उपज, मेरी सब्जी, मेरे फल बहुत सस्ते बिक रहे हैं। तो ये महंगाई की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए समान नहीं है। अब महंगाई किस विषय में है? क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था जो चलती है वो गोल्ड पर आधारित है। आपका आरबीआई हो या वर्ल्ड का कोई भी बैंक हो, किसी भी देश की व्यवस्था हो, आपके पास कितना गोल्ड है, कितना रिजर्व गोल्ड है, कितना स्टॉक है, उसके बेस पर आप चलते हैं। आज गोल्ड की रेट आप देखिए कहाँ जा रही है। वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं केवल भारत में बढ़ रही हो, विश्व में बढ़ रही है। तो गोल्ड की रेट के बेस पर
रुपए का अवमूल्यन होगा तो बाकी सारी वस्तुओं की कीमत बढ़ेंगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें पार्टी चाहे कोई भी हो, दल कोई भी हो और देश भी कोई हो, तो महंगाई शब्द जो है वो एक स्वाभाविक बढ़ना है। पर हम इसके विपरीत देखिए, क्या मजदूरी की रेट नहीं बढ़ी है, क्या वेतन नहीं बढ़ी है, तो भाई इनकम बढ़ी है तो खर्च भी बढ़ेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु जो बजट की विशेष बात है वो होना ये चाहिए, अभी तक जो बजट, अगर हम पहले बजट से देखें 1952 से, तो पहले बजट का बड़ा भाग वेतन और स्थायी खर्चों में जाता था, चाहे वो सेना पर खर्च करना हो, वेतन हो, पेंशन हो, ऐसी चीजों पर जाता था। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते थे उस पर बजट कम जाता था। पर 52 से लेके 2025 तक हम एक ये सुधार देख रहे हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी रही हो, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डे बाय डे खर्चा बढ़ता देख रहे हैं। जब हम आय के बाद व्यय के बजट की बात करते हैं तो आज शिक्षा पर, चाहे सैन्य पर, चाहे रेल, चाहे सड़क, इन सब पर खर्चा हम लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। साथ ही ये पिछले 10-12 साल में एक बड़ा परिवर्तन कि गरीब वर्ग को सब्सिडी या फ्री में बहुत सारी चीजें मिलना जो शुरू हुआ है, ये पहले नहीं होता था। हम कृषि बजट की बात करें तो एक जमाना था कृषि में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिस पर कोई सब्सिडी नाम की कोई चीज हुआ करती हो, केवल एक केरोसिन या डीजल ऐसी चीजें हुआ करती थी जिन पर सब्सिडी होती थी। तो आज हम बड़ा चेंज देख रहे हैं कि जिन चीजों में जरूरत होना चाहिए वहां बजट, चाहे इसके पहले की मनमोहन सरकार रही हो या ये सरकार रही हो, जितना जिसके पास चादर थी उतना फैलाने का प्रयास किया है। अब क्या प्रावधान होना चाहिए बजट में? देखिए, बजट में दो चीजें मेरी मान्यता हमेशा से रही है कि आप टैक्स पेयर्स को जितना रिलैक्स देंगे, लोग ईमानदार हैं, बेईमानों की संख्या बहुत कम है, जितना आप रिलैक्स करेंगे, जितनी रेट कम करेंगे, जितनी ज्यादा छूट देंगे, टैक्स का कलेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये मेरी आज से नहीं, ये 30 साल पुरानी मेरी मान्यता है। तो ये पुरानी मान्यता को आप देखिए, आज जीएसटी का कलेक्शन हो, इनडायरेक्ट के अन्य टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी वगैरह का कलेक्शन हो, डायरेक्ट टैक्स जो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं उसका कलेक्शन हो, आज तक के टाइम का हाई है, अगले साल फिर बढ़ेगा। आप छूट जितनी दे दीजिए, लोग डिपॉजिट कराना चाहते हैं टैक्स, पर टैक्स की रेट अगर इतनी ज्यादा हो तो लोग बचना चाहते हैं। यानी कि टैक्सेशन में जितनी राहत मिलेगी उतना लोग टैक्स और जमा करेंगे, जमा करेंगे, वो रिसाइकल होगा। भाई मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है उदाहरण के लिए, तो आप उसमें से 50,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए खर्च करना चाहेंगे। उस खर्चे को वो 10 बार टर्न लगेगा, जीएसटी बार-बार मिलेगा, तो गवर्नमेंट की ऑटोमेटिक इनकम होगी। पर अगर आपके पास खर्चा ही नहीं है, आप खर्च नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट का ही टैक्स जा रहा है ना। और वो जो टैक्स मिल रहा है, जब गवर्नमेंट उसको खर्च करती है डेवलपमेंट पे, तो उस पर फिर टैक्स मिलता है। क्यों? किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देंगे तो वो इनकम टैक्स भी जमा कराएगा, वो जीएसटी भी जमा कराएगा, गवर्नमेंट को फिर रिटर्न हो जाता है। तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जितना ज्यादा खर्च होगा उतनी इनकम गवर्नमेंट को और होगी और उतना ज्यादा खर्चा फिर दोबारा से मिलेगा। तो टैक्सेशन में राहत होगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा टैक्स जमा होगा और इससे ये जो रिसाइकिल होगा टैक्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा और विकास में लगेगा, उससे महंगाई में भी राहत मिलेगी। ये बात अभी गोकुल पटवा जी कह रहे हैं। हमारे साथ प्रेम व्यास जी भी जुड़े हुए हैं भाजपा से। प्रेम जी, 2047 के संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है विकसित भारत का, उसका बजट आने वाला है, क्या वास्तविकता में वैसा बजट देखने को मिलेगा? चलिए, किसी कारण प्रेम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अंबिका शर्मा जी, 2025 बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? अभिजीत भाई, ये मोदी सरकार की तीसरे टर्म का पहला बजट है। अभी तक मोदी सरकार ने जो भी बजट प्रस्तुत किए हैं वो सर्वहारा वर्ग को हताशा और निराशा देने वाले बजट साबित हुए हैं। और ये जो तीसरे टर्म का पहला बजट जो आ रहा है मोदी सरकार का, उसमें पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि यह बजट गरीब, किसान, महिला और नौजवान और खास तौर पर मध्यम वर्ग के हित में आने वाला बजट हो। और इसी उम्मीद से पूरा देश भरा हुआ है। और यह भारत सरकार
कहीं हमको निराश ना कर दे, हमारे देश को निराश ना कर दे, इस आशंकाओं से भी भरे हुए हैं हम। यद्यपि बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं कि अब की बार जो बजट आएगा वो मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट होगा, खासतौर पर महिला, किसान, नौजवान और जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको राहत देने वाला बजट होगा। तो अब देख रहे हैं कि क्या आता है, लेकिन अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां देश जिनको झेल रहा है उसमें एक तो जीडीपी लगातार हमारी कम होती जा रही है, हमारे रुपया का जिस प्रकार से मान घटा, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री कह रहे थे जीडीपी बढ़ाने का ये बजट आएगा और जीडीपी लगातार बढ़ रही है। हमने भाजपा कई नेताओं को सुना है, खुद जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो भी इस बात का जिक्र करती रही है। बजट निकलता है तो देखना है, अभी तो आएगा बजट, लेकिन जीडीपी निश्चित रूप से घट रही है। पैसे का जिस प्रकार से हमारे रुपया का अपमान हुआ है, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि हम डॉलर की तुलना में हम माने हमारी 100 गुनी कम हमारी स्थिति है। डॉलर हम माने 100 रुपए में हमारे 100 रुपए डॉलर का 1 रुपया बराबर होगा, 1 डॉलर के बराबर होगा। ये स्थितियां हैं। अभी जो किसान जिन दंश को झेल रहा है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, खाद के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, महिलाओं को रसोई गैस बहुत महंगी मिल रही है और किसान बहुत परेशान है, खासतौर पे मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उनका जरा भी ध्यान नहीं। इस स्लैब में भी अंतर होना चाहिए। यह देश उम्मीद कर रहा है युवाओं को, खासतौर पर जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमारे रोजगार के अवसर इस सरकार को प्रशस्त करना चाहिए। इस उम्मीद से हम भरे हुए लोग हैं, लेकिन अब देखते हैं बजट में क्या है। क्या पूर्व की तरह ही बजट निराशा करने वाला तो कहीं नहीं होता है। जब बजट आएगा तो उस पर और विस्तृत से हम और आप देखेंगे, उस पर चर्चा हो सकती है। चलिए, हमारे साथ प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं भाजपा से। प्रेम जी, अभी अंबिका जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि आशा और उम्मीदें तो सबको बहुत है इस बजट से, लेकिन जिस बजट की उम्मीद लोग करते हैं वैसा बजट कभी देखने को अभी तक तो नहीं मिला भाजपा की सरकार की ओर से। देखिए, अब ये तो देखने का दृष्टिकोण है। जब सबसे पहला, आज तो सबसे पहले हर्ष की बात है कि 8वां बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाली है, जो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। दूसरी, जो कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, उन्होंने उसी ज्ञान को प्रदर्शित करा। उन्होंने कहा, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, बुद्धि, विवेक, सिद्धि, समृद्धि, कल्याण, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वे देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय समुदाय पर विशेष कृपा करें। इसका मतलब क्या होता है, जिस 2014 में सत्ता संभालने के पश्चात पहले प्रेजेंटेशन जो हुआ था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से बोला था, आप बहुत प्रभुत्व पत्रकार है, आपने सुना होगा कि आवर फोकस इज टू एम्पावर कॉमन मैन ऑन द स्टेट। और उसके बाद में हमने जो सतत कार्य करे, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का कार्य करा है। और दूसरी बात है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कल अपने उद्बोधन से स्पष्ट करा है कि भारत के विकास और आर्थिक तरक्की में जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उसका महत्वपूर्ण योगदान, और प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से उस ओर प्रयास लगभग पिछले 5 से 7 वर्षों से जो करते आ रहे हैं उसका हमने प्रभाव भी देखा है। अगर कहते हैं जीडीपी की बात, तो मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा कि आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हाई जीडीपी और लो इन्फ्लेशन पे खड़ा है। आप संपूर्ण देश की बात कर लीजिए, संपूर्ण विश्व की बात कर लीजिए, भारत का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 6.5 है, चीन का प्रोजेक्टेड ग्रोथ 4.5 है, यूएस का 2.2 है, यूरोप का 1.6 है, यूके का 1.5 है, जापान का 1% है। तो आज सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हाई जीडीपी ग्रोथ पर है और लो इन्फ्लेशन पे है। पिछले 2014 के बाद से अगर आंकड़ों के माध्यम से भी जाने की तो महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल है। कांग्रेस की सरकार के समय पर इन्फ्लेशन रेट 2 डिजिट क्रॉस कर गया था, वहीं ग्रोथ रेट जो है वो 5 से कम था, और आज हम हाई ग्रोथ रेट पर थे। दूसरी बात है कि जो हमने पिछली बार टैक्स रेट में बदलाव करे थे उसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखा था। आप देखेंगे 2013-14 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स 1 करोड़ 60 लाख थे। हमने कैपेसिटीज बढ़ाई, हमने विभिन्न माध्यमों से जो हमने कहा है कि हम ज्ञान के साथ है, गरीब, युवा, अन्नदाता, आम आदमी और नारी शक्ति, और इन पांचों के एम्पावरमेंट के लिए सतत सरकारों ने प्रयास करा है। 2013-14 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे वो 1 करोड़ 66 लाख थे,
2023-24 का डाटा आप उठा के देखिए, 2,81,00,000 है इंडिविजुअल टैक्स पेयर। ये टैक्स जो जीरो नहीं दिखाते हैं, मुख्य रूप से समझने की बात है, जो जीरो नहीं दिखाते वो लोग है। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स में जो हम बढ़ावा हुआ है वो 5.56 लाख करोड़ से मिलता था 2019 और 20 में। 24 और 25 का जो डाटा है 83% इंक्रीमेंट है, 10.5 लाख करोड़ के लगभग जा रहा है। तो ये प्रदर्शित करता है कि हमने जो विभिन्न सेक्टर्स में, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, चाहे वो गरीब की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, युवाओं के लिए हमने जो अप्रेंटिस स्कीम जो लागू करी थी, वो ट्रेनिंग और स्किल्ड युवा आज उस परिस्थिति में पहुंच गया है कि वो अच्छी कंपनी से जो है जॉब उसको ऑफर हो रहे हैं। आप देखेंगे 11 करोड़ ईपीएफओ खाते होते थे, तो हमारी योजनाओं के माध्यम से जो जॉब क्रिएट हुआ, उसके बाद 16 करोड़ ईपीएफओ खाते बढ़े। ये प्रदर्शित करता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमारे डाटा को अप्रूव कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड ग्रोथ देना सिर्फ भारत के कारण नहीं है, आज वैश्विक पटल पर भारत की प्रोजेक्टेड ग्रोथ को अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ये वही विकास कार्य जो हमने धरातल पर करे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन तीनों को लेकर, चाहे वो जनहितैषी योजनाओं की बात हो, कृषि हो, रोजगार हो, सोशल जस्टिस की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग, और जिस तरह से आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश की आपको बात बताता हूँ, तो आयसर जैसी कंपनी आज पीथमपुर से लगभग 90,000 वाहन का निर्माण कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने उपलब्धि। चलिए प्रेम जी, बात जीडी पर हो रही थी, जीडीपी पर हो रही थी। जीडीपी के इस पूरे गणित को जान लेते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे हुए, जुड़े हुए, गोकुल पटवा जी। गोकुल जी, ये जिस तरह से जीडीपी को लेकर बात चल रही है, पहले जो जीडीपी थी वो 8% के करीब बताई जा रही थी, और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष जीडीपी जो है वो घट सकती है। तो क्या इस तरीके की कोई बातें है, या बजट से इस बार कोई नई तरीके की जो है वो पहल देखने को मिलेगी? वर्ष 2023-24 में 6.4% जीडीपी हम बताई थी सर्वे में, परंतु एक्चुअल में वो आई है 8.2, यानी ग्रोथ हुई है। पिछले साल उम्मीद की थी 7% की, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल तक ये साल चलेगा, तब तक ये कितनी बढ़ेगी या घटेगी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। केवल एक उम्मीद, सर्वे केवल उम्मीद बताते हैं कि 7% आएगी। इस बार के जो सर्वे आए हैं उसमें 7.2 की उम्मीद की है, यानी पिछले 2 साल के मुकाबले सर्वे ये कह रहे हैं कि हम पिछले 2 साल से बेहतर करेंगे। पर इसके पहले के लगातार जो जीडीपी बढ़ी है वो 8% से ऊपर रही है, केवल 1 साल कोविड का छोड़कर, बाकी बढ़ती रही हमेशा। और ये जो ग्रोथ है, देखिए परसेंटेज को भी मैं आपको एक बात बताऊं कि परसेंटेज कहने को तो हम कह देते हैं कि सब परसेंटेज बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा भाई? 100 रुपए पहले साल में 108 हुए, अब 108 पे फिर 8% बढ़ाइए, फिर 8% बढ़ाइए। अगर आप देखेंगे तो 10 साल बाद वही दुगना हो जाएगा। कितना बढ़ता रहेगा भाई? जमीन आपके पास उतना ही है, एग्रीकल्चर आप उतना ही पैदा कर सकते हैं, फैक्ट्रीज उतनी है, आप उनको बढ़ा सकते हैं। तो एक ना एक दिन ये आएगा, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 1% 2% ग्रोथ पर आ गई हैं, जो डेवलप्ड हो रही हैं उनकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है। तो ये कोई मायना नहीं रखता कि कितना है। भारत अभी तक की जीडीपी का हाईएस्ट ग्रोथ पर है, जीडीपी हाईएस्ट है जो अभी तक कभी नहीं रही है। आज भारत का जो, जिसे हम आर्थिक स्तर कहते हैं, वो सेंसेक्स होता है। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी होता है। सेंसेक्स हाईएस्ट रेट पर है, टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट रेट पर है। तो ये तो हमारी पॉजिटिव पॉइंट है। परंतु रुपए का मूल्यन हुआ है। 14 अगस्त 1947 को 90 पैसे का 1 रुपया था, 90 पैसे का $1 था। आज 86 रुपए का $1 हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम डॉलर के मुकाबले कमजोर हैं। इस बीच का जो अंतर आ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, ये कम करना हमारा 2 तरीके हैं। मनमोहन सिंह जी के समय रुपए का मूल्यन किया गया था, तब से ये लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। पर हर साल ये इसको रोक पाना इतना जल्दी संभव नहीं है, जब तक आप पूरी तरह डेवलप ना हो और आप इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ज्यादा ना करने लगे, तब तक इसको रोक पाना संभव नहीं है। देखिए, मैं आपको इसका 3 आंकड़े बता देता हूँ। 14 साल के लगभग पीएम रहे आजादी के बाद, वैसे 16-17 साल रहे हैं नेहरू जी। तो 90 पैसे से वो 16 रुपए कुछ पैसे छोड़ के गए। इसके बाद अगर मैं 77 तक की बात करूं,
तो इंदिरा जी के समय वो 27 रुपए हो गया था। केवल मोरारजी देसाई के समय सोने की रेट भी डाउन हुई, रुपया मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले डॉलर की रेट उस वक्त कम हुई थी। इसके बाद कंटिन्यू फिर बड़ी तेजी से जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बड़ी तेजी से रुपया टूटा और अटल जी के समय 33 रुपए का $1 हो गया था। वही अटल जी के समय तक ही 44 रुपए तक चला गया था। फिर मनमोहन सिंह जी के समय वही 66 रुपए तक हो गया। अब आज ये जो 12 साल में 66 रुपए से 86 रुपए तक आ गया। और खासकर पिछले 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा रुपया टूटा है, जो 82 रुपए के करीब था आज 86 रुपए कुछ पैसे हो गया। तो ये जो क्यों हुआ है इसके पीछे बहुत गहराई तक जाना होगा, पर इसके पीछे एक ही बड़ा कारण है कि हम जो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं बाहर से, हम जो मटेरियल ले रहे हैं, आज हम रक्षा के मामले में या जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो हम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसमें हमारा बड़ा पैसा खर्च हो रहा है और स्वाभाविक है कि वो आपको डॉलर में पेमेंट करना है। तो इस कारण डॉलर का फर्क है। दूसरा, हम गोल्ड, तो यानी कि जब तक हम चीजें खरीदेंगे तब तक ये डॉलर मजबूत बना रहेगा। दूसरा एक और चीज है, भारत सबसे बड़ा क्रेता है गोल्ड का भी। ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। सबसे ज्यादा गोल्ड की खपत भारत में है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है कितनी रेट बढ़ जाए पर गोल्ड जरूर लेना है। बिल्कुल। तो गोल्ड के कारण भी हमारे रुपए की कमजोरी हो रही है। ये दो बड़े कारण हैं, और भी कारण है, पर अगर ये हो जाए हम मजबूत हो जाएंगे। पर इन सबके पीछे एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन इनकम टैक्स पेयर की संख्या अभी नियर अबाउट 5% है, जिनमें से मैक्सिमम तो रिफंड वाले हैं। आप अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां 40 से 60% इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। हम कहते जरूर हैं कि सर टैक्स कम हो, टैक्स रेट कम होना चाहिए पर टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये एक बड़ा डिफरेंस है। जिस दिन ये हो जाएगा हम ऑटोमेटिक विकसित भारत की बात करते होने लगेंगे। बिल्कुल, तो विकसित भारत की बात करते हैं होने लगेंगे, लेकिन इसके लिए जो पूरी गणित है वो यहाँ पर गोकुल पटवा जी ने बताई है। जीडीपी को लेकर भी बताया, तो किस प्रकार से टैक्स को कम करना चाहिए, तब जाकर के टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं देश के विकास में ये एक अहम भूमिका भी निभाएगा। तो फिलहाल इस बहस को यही विराम देते हैं समय सीमा के चलते। हमारे साथ जुड़ने के लिए गोकुल पटवा जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अंबिका शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बस अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट आने वाला है। आम से लेकर खास सभी को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हुई है।